वेलकम बैक। आप लोगों का आपके हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था और एक बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रिक्शन के बारे में हमने जनरेट कर लिया था, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या इसी का बड़ा भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे अपने पहुंच जाता है तो उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। और यहाँ पे चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, देन स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, देन हमारे पास काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन आ गया। सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग मोशन में होता है। इसलिए हम लोग जो है व्हील का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी व्हीकल में, किसी भी जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, किसी भी प्रकार के व्हीकल में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो इसके एक इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि सपोज कीजिए कोई रिंग रोड है या कहीं पे, अगर आपने देखा होगा जब कहीं पे रिंग रोड पे या ब्रिज ऐसा रिंग टाइप में बना होगा, तो जब उसका सर्कुलर टर्न दिया जाता है या किसी भी रोड का जब सर्कुलर टर्न दिया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगर आज हम लोग यही देखेंगे कि अगर लेवल सरफेस है या फ्लैट सरफेस हमारे पास है, जिसको अनबैंक्ड सरफेस भी बोलते हैं, उस पे अगर सर्कुलर टर्न कोई व्हीकल कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, नहीं तो वो स्लिप करके रोड से गिर जाएगा। और मैं आपसे एक स्पेशल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इसके बारे में। सेकंड, हम लोग देखेंगे कि अगर वही बैंक रोड बनाया गया, बेसिकली बैंक रोड का मतलब मैं आपको समझा ही देता हूँ। बैंक रोड क्या हो गया, फ्लैट रोड क्या हो गया, हमारे पास ना राइट साइड और लेफ्ट साइड का लेवल क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर रहे, तो वो हमारा फ्लैट रोड या लेवल रोड अनबैंक रोड बोला जाता है। बैंक रोड में क्या किया जाता है, जो आउटर सरफेस होता है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, लगभग लगभग इंक्लाइंड प्लेन की तरह थोड़ा कर दिया जाता है, ताकि इसलिए कर दिया जाता है ताकि गाड़ी वगैरह नॉर्मल रोड पे तो तब भी चल जाता है, लेकिन जो ब्रिज वगैरह पे अगर रिंग रोड दिया गया, रिंग किया गया है, तो वहां से जब फिसल के कार या बाइक कुछ भी अगर गिरता है तो बहुत नीचे गिरेगा और बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा चोट होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगी। इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, अच्छी ग्रिपिंग के लिए बैंक रोड बनाया जाता है। मतलब एक तरफ झुका दिया जाता है, एक तरफ थोड़ा उठा दिया जाता है, आउटर सरफेस की तरफ थोड़ा उठा दिया जाता है और जिस तरफ मुड़ना होता है उसकी तरफ क्या किया जाता है, थोड़ा झुका दिया जाता है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में फोटो से भी समझेंगे, ज्योमेट्री से भी समझेंगे। तो उसको बैंक रोड बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसको एज अ एप्लीकेशन के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के भी एप्लीकेशन को देखेंगे, फ्रिक्शन का भी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे इसके थ्रू, और फ्रिक्शन को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे ये नेसेसरी इविल है हमारे लिए, क्योंकि ये कई जगह उतना नेसेसरी नहीं होता, बट कुछ पॉइंट पे क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। मैंने बताया भी था आपको कि जैसे जो मैकेनिकल इंजन्स वगैरह हमारे पास हैं, मैकेनिकल मशीनरीज हैं, उनके जब पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन आता है तो हीट के रूप में वो लॉस होता है और हमारी एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन वहीं चलने में या फिर जो है व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, उनको अगर स्टॉप हमको करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा ही इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है लेवल रोड पे और बैंक रोड पे हम लोग जो है फ्रिक्शन का ध्यान रखते हैं। रोड को डिजाइन करते समय अगर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का बोले तो इसका बहुत ही ध्यान रखता है रोड को बनाते समय, स्पेशली जहाँ पे मुड़ना होता है। तो मैंने जो आपको बताया था कि एक जब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इससे रिलेटेड। तो मैं जब वही नया नया था, 10th के आसपास था, तो मैं बाइक चलाना सीख रहा था। तो मैंने जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, हमने भी घर से चाबी ली और बाइक को घर से बाहर निकाला, बिना स्टार्ट किए थोड़ी दूर दौड़ा के ले जाते हैं, एक दो लोग मित्र मिल भी जाते हैं धक्का लगाने के लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो हमको ये नहीं पता था कि कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए, कितना चलाना चाहिए, कितनी स्पीड मोड़ पे होना चाहिए। फ्लैट मोड ही ज़्यादातर होते हैं हम लोगों के नॉर्मल एरिया में, लोकल एरिया में। तो मैंने क्या किया, तीसरी गियर में उसको गियर में डालता गया और स्पीड बढ़ाता, एक्सीलरेटर को मैं क्या करता गया, लेता गया तेज, इतने में मोड़ आ गया। अब मैं जब मुड़ने चला तो जब तक मैं उसको मोड़ पाता, वो सिंपल सा रोड था, तब तक जो है हमारी बाइक जो है, और बगल में गड्ढा था, वो रोड से क्या हो गई, स्लिप करते हुए उतर गई।
तो उसी को हम लोग आज देखेंगे कि किसी भी मोड़ पे अगर वो फ्लैट सरफेस हो, लेवल सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सर्कुलरली इजिली मुड़ने के लिए। और वही अगर बैंक रोड हो, मतलब एक साइड उठा एक साइड थोड़ा नीचा हो, ताकि इजिली क्या कर सके कार और बाइक मुड़ सकें, उस पर मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। आप सोचिए इसके इंपॉर्टेंस को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इनको हिल्स स्टेशंस पे देखिए। अगर हिली एरिया में जो है थोड़ा भी इस कैलकुलेशन एरर हुआ, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, तो पूरी की पूरी बस जो है नीचे गिरेगी, पूरे के पूरे जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगी। वहाँ पे थोड़ी सी भी गलती क्या होती है, कई जान माल की नुकसान करती है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से एनालॉजी बनाएंगे और डिटेल में क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। इसका नाम हमने दिया सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, जिससे आपको कोई बहुत ये नई चीज ना लगे। सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। मोशन ऑफ ए स्टोन टाइंग थ्रो ए स्ट्रिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे हम किसका देखेंगे, कार का देखेंगे या किसी व्हीकल का देखेंगे जब सर्कुलर पाथ पे। स्पेशली इसका नाम भी हम लोग रख सकते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ, सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार भी बोल सकते हैं, टर्निंग ऑफ कार। ये किसी के भी ऊपर यूज किया जा सकता है। यहाँ तो मैंने केवल कार यूज किया है, चाहे वो आपका जो है कोई भी ऑटोमोबाइल हो। कैसे हम लोग देखेंगे कि ऑटोमोबाइल, कोई भी किसी भी ऑटोमोबाइल होने के लिए, यानी कि ये क्या होने वाला, जो फॉर्मूला इसके लिए आने वाला मैक्सिमम वेलोसिटी का, वो मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये भी हम लोग इसको पढ़ते समय क्या देखेंगे कि मास से वो क्या है, इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा समझने की। जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को स्टडी किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी किया था, तो हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था और बताया भी था कि जो है एक्सिलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कल रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड इज। जो एक्सिलरेशन होता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करी, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास बॉडी हो गई जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। और अगर इसका मास m है, तो जो इसके एक्सेलरेशन का हमने लोगों ने डेरिवेशन किया था AC, AC मतलब सेंट्रीपिटल, और v स्क्वायर अपॉन आर आता है। इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, v स्क्वायर अपॉन आर आती है, जहाँ पे r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, जिस सर्कल में जो है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और v जो है जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, उसको क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। वही मैंने लिखा है, एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद यूनिफॉर्म स्पीड इज। किसका रेडियस है, तो AC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन कैपिटल R लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि इसकी जो होती है हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड। इसीलिए सेंटर की तरफ डायरेक्ट होने के कारण ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम ही दिया गया। सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग। इसको आप सर्कुलर मोशन के वीडियो में, मोशन इन प्लेन में मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। तो अगर सेकेंड लॉ से देखें, अगर यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में, जो यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है या मास की बॉडी अगर घूम रहा है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स मिल रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, F इजिकल टू क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसके साथ में जो फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा होगा इस एक्सेलरेशन को, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, दिस फोर्स Fc प्रोवाइडिंग दिस एक्सिलरेशन, तो Fc को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। सिंपली जो हमारा वैल्यू निकल के आ गया, जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था उसकी वैल्यू हो गई Fc इज इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन आर। कैसे, क्योंकि मास इंटू एक्सिलरेशन होता है और AC की
वैल्यू हमारे पास v² है। जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के mv²/r आ जाएगी। चूंकि हम जानते हैं नॉर्मली जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स, ये इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन थी, तो यही क्या हो गया, फोर्स की भी डायरेक्शन हो गई। और ये भी क्या रहेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसकी क्या हो गया, वो मास हो गया। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये फोर्स भी जो इसका नाम क्या दे दिया गया इस फोर्स का, जो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, चूंकि सेंटर की तरफ फोर्स की भी डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल दिया गया है। सेंट्रीपिटल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग। तो ये हमारे पास बहुत आसानी से समझने के लिए हो जाता है कि जो बात हो रही है यहाँ पे वो किसी सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, बहुत इजीली हमारे पास क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जबकि ये आया कहाँ से है, वही सिंपल से फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन हमको सर्कुलर मोशन में पता था, तो हम लोगों ने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रहा था उसी को हमने क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया। This force directed towards the center is called the centripetal force। क्योंकि ये सेंटर की तरफ है इसलिए इसको क्या लिख दिया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया गया है। फोर्स ही बस एक क्या दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है। जैसे क्या होता है कि कई चीज़ों पे कई जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग उसको नाम देते हैं ताकि हमें क्या रहे, वो इजीली याद रहे। सेंट्रीपिटल का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर को ढूंढने वाला, यानी कि सेंटर की तरफ उसकी क्या रहती है, डायरेक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हमने तो एक ये जनरल बॉडी के बारे में बात कर लिया। जब वो क्या कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूसीएम। अब वही हम लोग देखते हैं कि जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अलग अलग केस में, अलग अलग सर्कुलर मोशन के केस में अलग अलग जो है फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको देके बता रहे हैं, देखते हैं। अगर हम लोग फॉर ए स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल बाई ए स्ट्रिंग, सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक स्टोन को बांधा एक स्ट्रिंग के साथ में, और उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं आप, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, सर्कल में ही वो रोटेट करेगा। और कभी ऐसे करते समय आप क्या करिए, तेजी से रोटेट करके उसको फेंक के देखिए कितनी दूरी ट्रेवल करता है, तो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी क्या मिलेगा आपको, बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे ये बच्चा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, पत्थर को लेके यूं सर के ऊपर, आप लोग मत करिएगा, जैसे ढीला छोड़ेंगे आपके सर पे आके लगेगा। ये तो और भी खतरनाक प्लेयर है, क्या कर रहा है आपने एक्रोबैटिक एक्टिविटीज में इस तरीके के देखे होंगे करतब को जो है। तो हमने क्या किया है, एक स्टोन को सर्कल के साथ, एक स्टोन को जो है स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है और सर्कल में क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, आप देखेंगे कि जब आप क्या कर रहे होंगे, स्ट्रिंग को तेजी से हाथ से पकड़े होंगे, तो आप ही क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं, टेंशन के थ्रू कर रहे हैं। स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उसको बाउंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेडियस में, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस रेडियस के सर्कल में रोटेट करने के लिए। तो बेसिकली इस केस में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो आपके हाथ के द्वारा लग रहा है, लेकिन किसके थ्रू लग रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन के थ्रू लग रहा है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा स्टोन के सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो हमारे पास उसका नाम क्या हो जाएगा, टेंशन बदल के हो जाएगा। ठीक है, the centripetal force is provided by the tension in the string। आप जब देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसके द्वारा ये क्या किया जा रहा होगा, प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, एटम का अगर आप एग्जांपल देखें तो वहाँ पे जो हम जानते हैं ये न्यूक्लियस हमारे पास हो गया, बहुत सारे मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है। अब इन दोनों के बीच में चूंकि दोनों चार्जेस होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे जो कूलाम्बियन फोर्स होता है,
अभी सिंपली के लिए आप इसका नाम समझ लीजिए कोलम्बियन फोर्स, या चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होगा रिस्पॉन्सिबल। ट्वेल्थ में अगर आप ट्वेल्थ पार कर चुके हैं तो आपने कोलम्बियन फोर्स के बारे में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रखा हो, जो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये फोर्स जो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए वो कौन सा फोर्स है, उसका नाम बदल के अब क्या हो गया, कोलम्बियन फोर्स हो गया। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जरूरी है। और वो कहाँ से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। जैसे सपोज कीजिए किसी को रिसर्च करना है, किसी को पढ़ाई करना है, तो अब वो क्या कर सकता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप दीजिए एग्ज़ाम और उनको क्वालिफाई करिए। इवन हमारा प्लेटफॉर्म भी इसको प्रोवाइड करता है अच्छे बच्चों के लिए। तो आप क्या करें, उसको क्वालिफाई करें और उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोर्स है और अलग अलग फोर्स को हमने अलग अलग नाम दे रखा है। तो जब ये स्ट्रिंग का केस होता है तो हम लोग इसको क्या बोलने लगते हैं, टेंशन के द्वारा वो फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होगा। अब जब सर्कुलर मोशन की बात किया जाए तो प्लैनेट्स को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, हम अपने प्लैनेट सिस्टम को कैसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, फॉर मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो कोई स्ट्रिंग वगैरह है भी नहीं। अभी देखिए वो कॉन्टैक्ट था, यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंपली जो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है वही क्या होता है, इस केस में अर्थ को क्या करता है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए बाउंड रखता है, उस फोर्स को बोलते हैं। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा अर्थ और सन के बीच में। द centripetal force for the motion of a planet around the sun is the gravitational force on the planet due to the sun. सन के द्वारा उस प्लेनेट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, अब सोचिए वो फोर्स चाहिए और कुछ तो यहाँ है नहीं, लेकिन अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो आप कैसे गेस करेंगे, हमको पता है दो प्लैनेट्स के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है हमेशा। जब अट्रैक्शन फोर्स आप अट्रैक्शन लगता है तो आप क्या बोलेंगे, इसके द्वारा उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वही क्या कर रहा है, इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए बाउंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ हो। अगर वो फोर्स, सोचिए स्ट्रिंग को आप कट कर दें तो आपका फोर्स पहुंचेगा नहीं और वो दूसरे तरीके का पाथ पकड़ लेगा और सर्कुलर पाथ में नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसी से एनालॉजी बनाते हैं अपने टॉपिक के लिए, जिसकी मैंने बार बार बात की है कि सर्कुलर मोशन। आप एक कार की बात करेंगे जहाँ पे टर्निंग रोड होगा या सर्कुलर रोड होगा, वहाँ पे बात करेंगे हम लोग। फॉर ए कार टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास कार है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर टर्न। आप सोचिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड, ये देखिए उठा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड। इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोड बोलते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा सर्कुलर टर्न बनाया भी गया है, हॉरिजॉन्टल रोड बोलते हैं, लेवल रोड बोलते हैं, अनबैंक रोड बोलते हैं। आइए मैं आपको एक बैंक रोड दिखा देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला साइड देखिए, ये सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, सर्कुलर रोड है। तो क्या किया जाता है, इस किनारे आउटर वाला साइड क्या किया गया है, देखो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से, अगर हॉरिजॉन्टल रोड होता है या अनबैंक्ड रोड होता है या लेवल सरफेस होता है तो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। लेकिन इसको क्या किया गया, थीटा एंगल उठा दिया गया है, या ये हाइट क्या कर दिया गया, उठा दिया गया इसी रोड को, इसी तरीके के। अब कार क्या करेगा, टर्न तो करेगा। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो ऐसे रोड को क्या बोलते हैं, बैंक रोड बोलते हैं और वैसे रोड को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कार है, फॉर ए कार टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, सर्कुलर टर्न में अगर घूमना है, किसी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अभी देखेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में जब कार क्या कर रहा है, सर्कुलर टर्न घूमने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एफबीडी बनाने की कोशिश की है
और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए जब ये घूमने की कोशिश करेगा, अब सोचिए ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, जो कि क्या है, लेवल्ड रोड है, कोई जो है अनलेबल्ड रोड नहीं, ठीक है। जब ये घूमने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे जो ड्राइवर होगा, अगर यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है तो उसके ऊपर क्या करेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को, अब आपको दिखाई तो पड़ नहीं रहा है बाहर की तरफ फोर्स, और आप ले रहे हैं सर्कुलर टर्न, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि फोर्स लगाने वाला तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो कि एक क्या है, स्यूडो फोर्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक स्यूडो फोर्स है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जब आप क्या करिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर एक ग्लास ऑफ वाटर रखिए, उसको कंप्लीट फिल करिए और रोटेट करना आप स्टार्ट करिए। आप देखेंगे जब आप उसको एक अच्छी स्पीड के साथ रोटेट कर रहे होंगे तो ग्लास का पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। ऐसे आप रोटेट करते रहिए और जैसे आप स्लो कर देंगे वो क्या करेगा, गिर जाएगा। यानी कि आप ऐसे सोचिए, अगर आप ऐसे उसको सर्कुलर मोशन कराते हुए वर्टिकल प्लेन में आप सर्कुलर मोशन कराते यहाँ टॉप पे जब लेके आते होंगे, तो एक फोर्स चाहे जहां से वो फोर्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हमने डिटेल में बात किया है, तो एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, नहीं तो गिलास क्या करेगा, तुरंत गिर जाएगा टॉप पे, टॉप से। तो उसी फोर्स को, और वो एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो अब चूंकि कार क्या करेगी, स्किड करने की कोशिश करेगी, तो बाहर की तरफ, और जो ड्राइवर होगा वो ऐसे करेगा, तो थोड़ा सा देखेंगे वो क्या करेगा, वो झुकता चला जाएगा। जब वो कार को क्या करेगा, टर्न करेगा, तो थोड़ा सा वो क्या करता चला जाता है, ऐसे मोड़ता है तो इस तरफ झुकता चला जाता है। तो जो अब जो क्या करे, बाहर जाने से किसी भी मोशन को, सर्कुलर ट्रैक को अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, तो जब आप टर्न करेंगे तो क्या करेगी, रोड से नीचे उतर जाएगी, रोड से गिर भी जाएगी ये। तो जो मोशन का अपोज करे उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तभी मोशन का ये अपोज कर पाएगा। और यही जो है क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए लिखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में जो है जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसका अगर बीडी यहाँ पे हमने बनाया तो देखिए वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा जो होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और चूंकि ये जो है आपस में कोई वर्टिकल मोशन तो इसका हो नहीं रहा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तो ये इक्वल टू, अभी इसका बीडी बनाएंगे और इधर एफ फ्रैक्शन हमारा इधर रहेगा। तो आइए जरा इसको क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं, ताकि हम क्या करें, सभी किसी भी व्हीकल के लिए हॉरिजॉन्टल रोड पे, लेवल रोड पे, सरफेस रोड पे या हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट रोड और ए बैंक रोड गिव द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे एप्लीकेशन ने लॉज ऑफ मोशन के देखे, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लॉज ऑफ मोशन के यहाँ पे देखेंगे फ्लैट रोड के केस में और बैंक रोड के केस में। पहला आइए देखते हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, फ्लैट रोड या हॉरिजॉन्टल रोड, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, अनबैंक्ड रोड भी बोल सकते हैं, अनबैंक्ड रोड, ठीक है। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड और फ्लैट रोड और हॉरिजॉन्टल रोड और अनबैंक रोड। अब इसमें अगर इसकी बीडी हमने आपको बना के दिखाई थी, इस पर क्या कर रहे होंगे, तीन फोर्स क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए, पहला जो फोर्स होगा, द वेट ऑफ द कार, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बीडी जो है, जो वेट होगा वो कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, जो कि किसके बराबर होगा, mg के, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इधर काम कर रहा होगा। अब बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, mv²/r। और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि बाहर जाने से ही मोशन का अपोज करना, और मोशन का अपोज करने का काम किसका है, यहाँ पे रोड और टायर के बीच में जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो मेनली इस वाला फोर्स तो ये तो दिखता नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इसके लिए इसको एबिलिटी में हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो जो लगने वाले तीन फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं,
ये फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बाकी दो फोर्सेस के बारे में आप जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और क्या हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, हम लोग देखते हैं कार उड़ने थोड़ी नहीं लगती है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो एन माइनस एम जी किसके बराबर, कोई एक्सेलरेशन तो होता नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो जीरो, तो क्या हो गया, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी के क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, the centripetal force requires for circular motion is along the surface of the road and is provided by the component of contact force between road and car tires along the surface। बिल्कुल वही बात बोली गई है कि अब अगर उसको सर्कुलर टर्न करना है कार को, अगर सर्कुलर टर्न कार को करना है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टायर और सरफेस के बीच में लग रहा होगा, वही लिखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्स फॉर द सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रोड एंड द कार टायर्स अलोंग द सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, और कोई फोर्स क्या है, ऑब्जर्वेबल फोर्स है नहीं। अगर वो जहाँ कम हुआ या जहाँ वो कम हुआ, जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ तहाँ स्किड करके क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बाय डेफिनेशन दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, नोट दैट द इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसको स्टैटिक फोर्स बोला गया। अब आप सोचिए स्टैटिक फोर्स का काम क्या होता है, इम्पेंडिंग मोशन को रोकना। इम्पेंडिंग मोशन को कौन रोकता है, उस फ्रिक्शन का क्या नाम है, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। इम्पेंडिंग मोशन अगर आपको या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके पहले के दोनों वीडियो देखिए। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है दैट विल हैपन सून, द मोशन दैट विल हैपन सून, उसी मोशन को क्या बोलते हैं, हुआ नहीं है वो क्या हो सकता है, हो सकता है। अब आप सोचिए कार यूं सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, बाहर की तरफ स्किड नहीं हुआ, स्किड करने, अब स्किड नहीं हुआ है तो यानी कि कौन रोक रहा है उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। क्योंकि अगर बाहर की तरफ ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अंदर आ जाएगा, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बाहर की तरफ जा नहीं रहा है, एक बैलेंस फोर्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए क्या बोला गया है, द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जिसको, अब पहले तो हम क्या बोल रहे थे, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हम और स्पेसिफिक हो गए कि चूंकि कार बाहर की तरफ नहीं जा रहा है और कोई भी चीज जब तक मोशन नहीं कर रहा होता तब तक उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और वो मैक्सिमम वैल्यू जिसपे वो क्या करेगा, मोशन पे आ जाएगा या आने बिल्कुल मोशन पे आ ही चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब मोशन में आ जाता है तो उसको काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लाने के लिए। तो और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल, नहीं तो वही होगा जो क्या करेगा, उसको बाहर जाने से। अब सिंपल सा देखिए, अगर तीनों फोर्स हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल लग रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा था आपका, mg फोर्स लग रहा था, और इधर क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ, मैंने बोला इधर जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, mv²/r। सोचो अगर ये जैसे ही ज्यादा होगा, ये इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जैसे ही, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तुरंत ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे ये जब तक ये ज्यादा है तब तक तो वो क्या करेगा, उसको मेंटेन रखेगा सर्कुलर ट्रैक पे। लेकिन जैसे ये ज्यादा होगा वो स्किड करते हुए बाहर की तरफ जाएगा। अगर इवन बराबर भी होगा तब भी वो क्या करेगा, स्किड करेगा। वहीं जब बराबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की हमको मिल जाएगी, जिसपे ये क्या कर सकता है, सर्कुलर पाथ पे ट्रैक कर सकता है। उससे ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ चली जाएगी कार, स्किड करते हुए सड़क से उतर जाएगी। और कई बार तो जो है हिल्स वगैरह पे अगर सड़क से उतरी तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो एफ स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ स्टैटिक की, वो किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। अब हम सभी को पता है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है fs इक्वल टू क्या होता है, म्यूएस या नॉर्मल के बराबर होता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होता है। तो यहीं से हमको क्या मिल सकता है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल सकती है। तो वही हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया हुआ है।
वो कौन सी वेलोसिटी होगी। अगर यहाँ से देखिए म्यू एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो म्यू एस एन की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन है तो ये भी किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वी स्क्वायर वी मैक्स की अगर हम वैल्यू देखें स्क्वायर की, किसके बराबर हो गया, म्यू एस आर जी के बराबर हो गया। और v की वैल्यू अगर निकाले तो किसके बराबर हो गया, अंडर रूट म्यू एस आर जी के बराबर आ गया। म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जब मैंने स्टैटिक लॉ आपको पढ़ाया था फ्रिक्शन का, तो वहां बताया था कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आर क्या है, कांस्टेंट है। जिस भी तरीके का रोड को क्या कर रहे होंगे, रेडियस हम लोग एक स्पेशल रेडियस दे ही सकते हैं अपने हिसाब से। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 ms-2 होती है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कहीं भी मास पे नहीं डिपेंड कर रही है। तो किसी तरीके से व्हीकल के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो चाहे साइकिल हो, चाहे वो जो है कार हो, चाहे वो ट्रक हो, या कुछ भी हो जिसको अगर सर्कुलर टर्न, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, जब वो हॉरिजॉन्टल रोड पे है तो वी मैक्स किसके बराबर होना चाहिए, रूट म्यू एस एम। म्यू एस एम तो है ही नहीं, आर जी के क्या होना चाहिए, इतनी मैक्सिमम स्पीड ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा उसने स्पीड ली तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा और स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या करता चला जाएगा, स्किड करता हुआ चला जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिए, म्यू एस। अब देखिए अगर फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन लेस हो तो म्यू एस जीरो हो जाएगा, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, कोई भी जब फ्रिक्शन लेस होगा तो वो तो रोक ही नहीं पाएगा, वो तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। यहाँ से जो हमारे पास निकल के आ गई, यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहला पॉइंट जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई वी मैक्स की, वही चीज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार, वो मास ऑफ द कार से क्या इंडिपेंडेंट है। दिस शोज दैट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड आर, जो कि क्या कर सकते हैं हम लोग अपने खुद डिजाइन कर सकते हैं, इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए सर्कुलर मोशन ऑफ द कार पॉसिबल, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये पूरे पे रूट है, इस चीज का आप क्या करें, ध्यान रखें। इसलिए आप देखिए हमेशा हिल्स स्टेशंस पे, हिल्स रोड पे ट्रांसपोर्टेशन वाले हमेशा लिखते हैं, स्पीडिंग लिमिट देते हैं वहाँ पे, सर्कुलर टर्न होता है कि इससे ज़्यादा आप स्पीड क्या करिए, मेंटेन मत करिए, नहीं तो सड़क आपकी गाड़ी क्या होगी, सड़क से गुजर जाएगी। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब अगर इसको हमें इसके इस प्रॉब्लम को दूर करना है, सोचो अगर ये तो जो है तब भी ये क्या कर पाती है, हमको बहुत कम स्पीड प्रोवाइड कर पाती है। अगर हम लोग उसको फ्लैट बना दें तो ये क्या कर पाती है, बहुत कम स्पीड प्रोवाइड करती है। मान लीजिए 100 टू 150 टू 200 किलोमीटर पर आवर की मान लीजिए स्पीड हमको क्या कर पा रही है, वो प्रोवाइड कर रही है। तो क्या ऐसा किया जाए कि हम और ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या कर सकें, सर्कुलर टर्न ले सकें। कहीं जो हमको क्या करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, कहीं जल्दी पहुंचना है। स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है हम सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या किया, बैंक रोड का इजाद किया। अब उन्होंने क्या किया, रोड के तरीके बनाने के तरीके ही बदल दिए, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया उन्होंने, उसमें साइंस का उन्होंने यूज किया। जो अभी तक अनबैंक्ड फ्लैट लेवल रोड था उसको क्या किया, बैंक रोड बना दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड हम लोग देखेंगे। वी कैन रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार इफ रोड इज द बैंक। अगर हम लोग क्या करेंगे, बैंक रोड जो है इंक्रीज कर देंगे, बैंक रोड बना देंगे, हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, तो ज़्यादा स्पीड से हम क्या कर पाएंगे, उसको सर्कुलर टर्न पे मोड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या किया हमने, इसको एच साइड पे रोड पे क्या किया, एक साइड से एच साइड पे उठा दिया। इसको और एक बताने का तरीका है, इसको क्या किया, थीटा एंगल से उठा दिया। आइए जरा इसकी एफबीटी बनाएंगे और इसके बारे में, इसके मोशन के बारे में, इसमें आने वाले एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। Since there is no acceleration along the vertical direction, the net force along this direction is zero। क्या हो जाएगा, चूंकि कार उड़ तो रही नहीं ऊपर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा,
वो तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बी डी बनाने की कोशिश करें, चूंकि ये कौन सा आ गया, इंक्लाइंड प्लेन हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन आ गया तो इसके जब हम कंपोनेंट बनाएंगे और इसकी बी डी बनाएंगे तो वो कुछ चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब जो कार का वेट होगा वो नीचे की तरफ क्या करेगा, वर्टिकली नीचे की तरफ एम जी काम करेगा, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो ऐसे है, ऐसे कार यहाँ पे है तो इसका नॉर्मल क्या होने, नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होने वाला है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ इसको बढ़ा दिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा और नॉर्मल को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, एन कॉस थीटा आ जाएगा जिस तरफ थीटा होता है, और अब दूसरी साइड क्या चला जाएगा, एन साइन थीटा चला जाएगा। अब इस केस में अगर देखें, अब जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जब सेंट्रीपिटल क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू और भी तरीके से, एन कॉस थीटा अगर देखें तो एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए, एम जी के, और एन साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, और वी मैक्स की वैल्यू हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख दें, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से एम क्या हो गया, उड़ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम वी स्क्वायर, एम तो कट ही गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। यहाँ से अगर डिवाइड करें तो भी हमारे पास tan थीटा में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एन से एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो tan थीटा के टर्म में ज़्यादातर लिखा जाता है, ये वी स्क्वायर क्या हो गया हमारा आर जी के बराबर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। अभी देखिए इस केस में वी मैक्स इज इक्वल टू अगर लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, आर जी टैन थीटा आया, वो भी किस में आया, रूट में। जब तक क्या है, इसके बीच में फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, उसके भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कंसिडर। ये सारा केस जो हमने डील किया वो कब डील किया, जब क्या कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जब फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये केस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आइए देखते हैं, अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या केस किस तरीके से चेंज हो जाएगा हमारा। फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट, म्यू एस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। नॉर्मली हम म्यू एस का इन्वॉल्वमेंट करके समझेंगे, और जब हमको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उस एक्सप्रेशन में, तो म्यू एस को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। और इस एक्सप्रेशन को याद रखना जो आया था, उससे आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि जो हम फ्रिक्शन के लिए निकालेंगे वो दोनों क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ये बी डी बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए बनाते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बी डी बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ये एंगल हमारे पास थीटा था, एन साइन थीटा। अब इसको जब कंपोनेंट में फ्रिक्शन के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपोनेंट को अगर हम करेंगे तो इधर क्या चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो फ्रिक्शन, देखिए ये डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इसको दो कंपोनेंट करें, इधर थीटा लग रहा है तो इधर क्या चला जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या चला आएगा, एफ साइन थीटा चला आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हेंस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस एन साइन थीटा। ये देखिए एन कॉस थीटा जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल का, एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई डायरेक्शन हो नहीं रहा है, कोई एक्सेलरेशन आ नहीं रहा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर हो गया। इसको आप क्या नाम दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब दूसरा एक्सप्रेशन बनाते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन एंड फोर्स। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, केवल हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था इसको सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या आ गया, नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट क्या जा रहा है, बैंक रोड पे, बैंक्ड रोड पे क्या आ रहा है, नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट आ रहा है जो रिक्वायर्ड उसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है।
तो यही हमारा क्या हो जाता है, बैंक रोड के केस में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होके, क्योंकि नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स का भी एक कंपोनेंट होता है सेंटर के डायरेक्शन में, जिस तरफ वो कार मूव कर रही होती है तो उसको ज़्यादा ग्रिप मिलता है पहले के कंपैरिजन में, तो वो इजीली क्या करता है, हाई स्पीड पे भी वो क्या कर सकता है, मुड़ सकता है, रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है। तो इसको अगला क्या लिख सकते हैं आप देखिए, अब यहाँ पे ये इधर बाहर की तरफ क्या होगा, इसी तरफ क्या लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। अब इसको बार बार आप एक्सपीरियंस खुद ही जब आप कार चलाएंगे तो एक्सपीरियंस, जब ऐसे आप घुमाएंगे उसको तो देखेंगे आपका शरीर यूं बाहर की तरफ जाता जाएगा। तो जब आपका शरीर बाहर की तरफ चल जाएगा यानी कि आपके ऊपर क्या लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो ये बाहर की तरफ, तो इसका जो एफबीडी बन जाएगा वो किसकी तरफ आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर आ जाएगा सर्कुलर टर्न पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों कंपोनेंट नॉर्मल के कंपोनेंट और फ्रिक्शन के कंपोनेंट मिलके इस बार क्या करेंगे, ये जो स्यूडो फोर्स है बाहर की तरफ फोर्स है, कार को स्किड करने से, कार को जो है नीचे उतरने से, कार को हिल स्टेशन पे नीचे गिरने से क्या करेंगे, बचाएंगे और ज्यादा स्पीड, ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू बैंक रोड पे आर लेवल रोड पे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा अच्छे से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व। तो यहाँ पे एफबीडी क्लियर हो गया होगा आपका। तो अगर ध्यान से देखें, अब देखिए ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ, अगर इसकी एफबीडी की बात करें तो ये एंगल हमारा थीटा कैसे हुआ, इसको मैंने बता ही दिया था। ये देखिए यहाँ से ये क्या था, ये नॉर्मल के नीचे वाला क्या था, इधर गया हुआ था, मैंने अभी पिछले में बनाया हुआ। तो अगर ये एंगल थीटा, ये देखिए जो नॉर्मल है ये बिल्कुल एम जी के साथ नहीं मैच कर रहा था, ये इनके बीच में क्या एंगल हो जाएगा, थीटा। जब ये थीटा हो गया तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट थे, ये थीटा। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ की बात की जाती है 90 और यहाँ से यहाँ की बात की जाती है 90, तो बच गया क्या, थीटा एंगल बच गया। तो ये जो बच गया वो कितना एंगल हो गया, ये वाला एंगल उसका हो गया थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से हमने देख लिया। और जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो क्या होता है, एफ एस इजिकल टू लेस आर इजिकल टू म्यू एस एन। लेस देन पे तो आपको पता ही है कि वो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आ जाता है, इक्वल टू पे ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यही क्या दे सकता है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। तो एफ की जगह जो ये एफ का कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, तो इसमें एफ में हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन ऐड कर सकते हैं। तो पहला वाला एक्सप्रेशन जो हमारा बन जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। इसके पहले हमारा एक्सप्रेशन यही तो था, ये देखिए पहला एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एन साइन थीटा, ये हो गया। दूसरा हमारे पास एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर बना हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन पुट कर दिया, क्योंकि हमको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि कितनी वेलोसिटी पे ये हो क्या कर सकते हैं, हम टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए इन दोनों को एक साथ लिया है तो एन की वैल्यू हमने निकाल लिया। यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से देखिए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा के बराबर हो गया। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो एन कॉमन ले लिया हमने, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये वैल्यू हो गया। उठा के इसको क्या कर दे रहे हैं, हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन में उठा के रख दे रहे हैं। दूसरा वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या बना था, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर था। यहाँ देखो एफ था, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, म्यू एस एन रख दिया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू उठा के, एन यहाँ से देखिए हम वैल्यू उठा के रख रहे हैं। चलिए यहीं पर रख लेते हैं, थोड़ी जगह हमारे पास। ठीक है, आ गया। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए एन को हमने कॉमन ले लिया, एन कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा प्लस हमारे पास क्या बचा, म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। एन की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखी है, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब साथ में देखिए ये क्या हो गया, ये तो बचा, ये साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया। देखिए यहाँ से एम क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, नीचे रख सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो v को इधर रहने दे, बाकी सबको इधर लेके चले आए। जब इसको r को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये rg हो गया, इधर देखिए ध्यान से rg, और इस वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या किया, म्यू एस, ये वाला म्यू एस कॉस थीटा को आगे लिख दे रहा हूँ, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई अंतर तो उसमें होना नहीं है, नीचे डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म हमारा बचा है कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल, चूंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लिया है, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। हम tan के टर्म में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ भी आपका आंसर सही है। तो आर जी कॉस थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉस थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ म्यू एस बचेगा, प्लस जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा, तो म्यू एस क्या हो गया, ये tan थीटा हो गया। नीचे से जब कॉस थीटा हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बचेगा, जो कि किसके बराबर होगा, वी मैक्स स्क्वायर के। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आ गई, वी मैक्स की वैल्यू आ गई हो, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा, नीचे 1 माइनस म्यू एस tan थीटा आ गया। अब देखिए यही क्या हो गया हमारे पास, सर्कुलर टर्न में जब बैंक रोड है तो जो है हमारे पास बी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब अगर आपके पास मान लीजिए फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन लेस का केस है, मैंने बताया था जीरो पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए जीरो जैसे पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ 1 बचा, ये टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचा, आर जी tan थीटा। पिछला वाला याद करिए जो मैंने बताया था फ्रिक्शन लेस का केस, वहां भी अंडर रूट आर जी कॉस थीटा आया था। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए वी मैक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे, यहाँ देखिए इन्होंने आर जी कॉस थीटा और उसके केस में रखा। इन लिमिटिंग केस में अगर हम लोग बात करें, इन केस ऑफ लिमिटिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो है जैसे हम लोग वो फ्रिक्शन लेस का केस हो गया तो मैक्सिमम वो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू एस जीरो हो जाएगा। जब म्यू एस जीरो हो जाएगा, अभी हमने देखा, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिटिंग केस में, तो क्या आ जाएगा, इस केस में म्यू एस आर tan थीटा, म्यू एस को हटा ही दिया था, क्या आया था हमारे पास, आर जी, यहाँ पे जी आर साइन थीटा, या सिंपली इसको जो याद करने का फॉर्म है वो आर जी tan थीटा, ये हमारा क्या है। और उसके अनबैंक्ड रोड के केस में वी मैक्स क्या आया था, म्यू आया था वो आर जी म्यू एस आया हुआ था। ये दोनों केस था, यहाँ पे दोनों केस हमारे पास क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखिए। ये भी देखिए मास से इंडिपेंडेंट आया है, तो अगर बैंक रूट बना देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ये एडवांटेज रहता है। जरा इसके बारे में कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या। एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड नेसेसरी द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वही मैंने बताया नहीं कि अभी देखिए कि जो अभी नॉर्मल का कंपोनेंट क्या था हमारे पास, नॉर्मल का कंपोनेंट था ये एम बी स्क्वायर, अगर एम बी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फ्रिक्शन का केस आया था एफ कॉस थीटा, और इधर नॉर्मल का केस एन साइन थीटा आया था, तभी इसको एक्सप्रेशन बनाया था। तो अगर ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, फ्रिक्शन सबसे कम क्या हो सकता है, जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स के बराबर हो जाए, जो बाहर की तरफ उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जब दोनों आपस में बैलेंस हो गए तब भी एन साइन थीटा क्या हुआ है, बच्चा वही कह रहा, एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा नॉर्मल का कंपोनेंट ही क्या कर दे रहा है, प्रोवाइड कर दे रहा है। तभी तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी, वी मैक्स की वैल्यू हमारे पास जो आ गई थी वो आ गई थी आर जी tan थीटा। ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन ए बैंक रोड विल कॉज लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स। वो क्या करेगा, बहुत कम टायर्स को क्या करेगा, और तभी तो स्पीड वहाँ लिखी होती है, बहुत कम उसको हार्म पहुंचाएगा। द सेम इक्वेशन आल्सो टेल्स यू दैट v लेस देन v नॉट फ्रिक्शनल फोर्स will be up the slope and that a car can be parked only if tan theta less r is equal to
म्यूएस, ये पहले भी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो tan थीटा के बराबर होता है या उससे क्या होता है, लेस देन होता है। इसको ठीक है यहाँ से। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हमारे थे ये इम्पोर्टेंट थे, इनको समझना जरूरी था फ्रिक्शन के केस में। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, इस पे बेस्ड अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हमने आज जो देखा कि लेवल लोड क्या होता है, बैंक रोड क्या होता है। लेवल लोड पे अगर सर्कुलर टर्न देना है तो कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, अगर उसका कोई और ज़्यादा स्पीड पे हम सर्कुलर टर्न कराना चाहते हैं तो कितना, जिसको हमने बैंक रोड पे उसका एक्सप्रेशन निकाला। कई बार फ्रिक्शन को फ्रिक्शन लेस करके भी समझा और फ्रिक्शन के साथ में भी समझा कि क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके पहले हमने अलग अलग जगहों पे देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। तो आइए इस पे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे ये क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा। क्वेश्चन है इस साइक्लिस्ट मैंने पहले भी बताया कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है स्मूथ रोड पे टर्न करने का, चाहे वो साइक्लिस्ट हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, वो मास से इंडिपेंडेंट है तो उसमें हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, तो लेवल रोड का केस आ गया। टेक ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हमको जो गिवन है, सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन लिख देना है। तो जो रेडियस दिया है वो 3 मीटर दिया है, जो वेलोसिटी दी है वो कितना दी है हमको, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से 18 कैंसिल हो गया, आ गया 5 ms माइनस मीटर पर सेकेंड आ गई। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास, वहाँ से क्या करेंगे, वी मैक्स कैलकुलेट करेंगे, तब तो वो क्या कर जाएगी, स्किड कर, ये अगर ज़्यादा निकली तो क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, कम निकली तो स्किड नहीं करेगी, इजीली क्या करेगा, साइक्लिस्ट अपना टर्न कर जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या पूछा गया। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.1। जो म्यूएस हमको दे रखा है वो कितना, 0.1 दे रखा है। इसको हम पहले से बताएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये जो है रेशियो होता है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल द टेकिंग टर्न, अब कह रहा है क्या साइक्लिस्ट स्लिप करेगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, वी मैक्स निकाल लें। वी मैक्स का फॉर्मूला एक कौन सा, हॉरिजॉन्टल का केस है, वो कौन सा केस होता है, म्यू एस आर जी वाला। म्यू एस आर जी का निकालें, 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है लगभग आ रही है 2.94 ms माइनस 1, यानी कि लगभग 3 ms माइनस 1, 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और ये स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो स्किड करने वाला है, वो अपने जो है चोट खाने वाला है। ठीक है, द कंडीशन इज नॉट ओबेड, साइक्लिस्ट विल स्लिप while taking the circular turn। और इसको अगर आप और अच्छे समझने चाहें, on a unbanked road frictional force alone can provide the centripetal force needed to keep the cyclist moving on a circular turn without slipping। ये मैंने बताया था कि केवल उस केस में जो है हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। वही से अनबैंक्ड रोड की नॉर्मल लेवल के केस में क्या होता है, केवल हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होता है जो क्या करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन वही जब हम लोगों ने बैंक्ड केस में चला गया तो नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स का भी एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट आगे क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था हमारा। इसीलिए यहाँ पे इस लैंग्वेज का यूज किया गया है कि ऑन एन अनबैंक्ड रोड फ्रिक्शनल फोर्स अलोन कैन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द साइक्लिस्ट moving on a circular turn without slipping. If the speed is too large or the turn is too sharp or of too small radius, मतलब कोई भी चीज इसमें से कम की गई या दोनों किया गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा। द कंडीशन फॉर साइक्लिस्ट नॉट टू स्लिप गिवन बाय द
इस वाले एक्सप्रेशन से दिया जाता था तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि इससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और वो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड इतने से अगर वो चलता तो आसानी से नॉर्मल रोड पे जो हमारे पास लेवल सरफेस उसे क्या करता, वो टर्न कर जाता। लेकिन उससे क्या चल रहा है, तूफानी मचाया है उसने जो है 18 किलोमीटर पर आवर से या 5 मीटर पर सेकंड से, तो स्लिप करके क्या करने वाला है, गिरने वाला है। आइए एक बैंक रोड वाले का एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 3 मीटर। जो जो गिवन हो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखते चलेंगे। जो हमको गिवन है, जो रेडियस दिया गया है, इस केस में भी 300 मीटर दिया गया और एसआई यूनिट में दिया गया है। इस बेंट एट एन एंगल, थीटा जो दे दिया गया, इस केस में क्या दे दिया गया, 15 डिग्री हमको दे दिया गया है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन का केस है, नॉन फ्रिक्शन वाला केस नहीं है, तो फ्रिक्शन वाला केस है तो एक्सप्रेशन उसको हमको याद रखना। अगर बिटवीन द व्हील्स ऑफ रेस कार एंड द रोड इज 0.2, पिछले में 0.1 था, इस बार म्यूएस कितना दे रखा, 0.02 दे रखा। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, हमको पता है। What is the optimum speed of the race car to avoid the wear and tear on this tire and maximum permissible speed to avoid the slipping। इसमें देखिए हमको दोनों चीज़ें बतानी हैं। हमने बताया था कि जब एफ बी डी हमने बनाया था तो इस तरीके से बैंक रोड वाले का एफ बी डी इस तरीके से बनाया था। इधर क्या दिया था, एम बी स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर था। इधर दो कंपोनेंट थे, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या था, एफ कॉस थीटा इधर आया था, और नॉर्मल वाला क्या आया था, एन साइन थीटा आया था। तो रियर एंड टीयर से बचाने के लिए क्या होना चाहिए, ये फ्रिक्शन आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो यहीं से जब ये आपस में बराबर हो गए थे तो वहीं से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था और रियर एंड टीयर से बचाने के लिए। जो आखिरी में देखा होगा, हमने फ्रिक्शन को जीरो करके म्यूएस को जीरो करके निकाला था, तो वाली वैल्यू हमारे पास आई हुई थी। उस केस के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी की वी मैक्स की वैल्यू आई थी, वो आई थी रूट में आई थी, म्यू से इंडिपेंडेंट थी। आर जी किसके बराबर आया था, tan थीटा के बराबर आया था। और आर की वैल्यू उन्होंने 300 मीटर दे रखा है, जी की 9.8 दे रखा है, और tan 15 डिग्री की सबको वैल्यू पता है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होती है। उसकी वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट tan 15 की वैल्यू वो रख के अगर आप निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 28.1 ms - 1। ये हो गया कि इसमें क्या होगा भाई, जब फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो बहुत कम फ्रिक्शन लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स tan sin थीटा के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, तो रियर एंड टेयर क्या होगा, जो टायर वगैरह हैं किससे खराब होते हैं, रियर एंड टेयर से। और वो जब ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है तो खराब होते, फ्रिक्शन ही मिनिमम है वहाँ पे उस केस में। दूसरा, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वी मैक्स का फॉर्मूला आपको दिया था। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको दिया था वो ये वाला फॉर्मूला था, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी म्यू एस tan थीटा 1 - म्यू एस tan थीटा। यहाँ भी आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो और उसकी वैल्यू कितनी आई रही है, हमने सॉल्व किया तो 38.1 ms - यानी कि इतने पे तो क्या करेगा, बिना स्लिपिंग पास ही हो जाएगा। यहाँ तक वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर वो 38.1 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा, मूव करेगा, वहाँ तक मूव करेगा, तो क्या करेगा बिना स्लिप। अब देखो कि कैसे बढ़ गई, पहले के कंपैरिजन में स्पीड कैसे बढ़ गई जब हमने क्या कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से समझ सकते हैं कि केवल अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली थी, 28.1 ms - 1 होने वाली थी। लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट होने के कारण करीब जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से और भी ज़्यादा उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, तब भी वो क्या करेगा, स्किड नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हमने देखा कि डिफरेंट जगहों पे कैसे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर स्ट्रिंग सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो उसको टेंशन दे दिया जाता है। अगर कोई प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसको कूलाम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फोर्स से दे दिया जाता है। ऐसे तमाम जगहों पे हम लोगों ने देखा कि उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। और फ्रिक्शन वही रोड के केस में क्या हो जाता है, जब कोई कार जो है टर्न सर्कुलर टर्न पे कर रही तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है, जिसको हम लोगों ने देखा। फिर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको समझने के लिए और एप्लीकेशन ऑफ लॉ को देखने, एप्लीकेशन ऑफ मोशन को देखने के लिए हम लोगों ने दो केस को डिस्कस किया, जिसमें एक लेवल रोड पे हमने कार को टर्न कराया, सर्कुलर टर्न दिया, एक बैंक रोड पे कराया। लेवल रोड क्या होता है, नॉर्मल लेवल रोड हमारा जिसमें
एक एंड और दूसरा एंड दोनों क्या होते हैं, किसी भी एंगल पे नहीं होते, सिमिलर एंगल पे होते हैं। लेकिन बैंक रोड में क्या किया जाता है, थोड़ा सा बाहर वाला सरफेस क्या कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, थीटा एंगल या एच हाइट उठा दिया जाता है एज कम्पेयर टू दिस एंड के। ये हिल्स एरिया में क्या करते हैं, स्किड करने से गाड़ी वगैरह को बचाते हैं। और हम आप देखेंगे वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिखा रहता है। अगर सर्कुलर टर्न में तो आप मैक्सिमम स्पीड कैसे, कितना लिखा रहता है कि इससे ज़्यादा आप चलेंगे तो स्किड कर जाएंगे आप। तो हमको क्या करना होता है, उसको फॉलो करना। तो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, आज हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यही दो फॉर्मूले आप याद रखिए जो मैंने आपको फ्रिक्शन के साथ बता रखा है, और जहाँ जैसे ही वो फ्रिक्शन की बात ना करे तो मैं उसको क्या कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। तो आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।